नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर आप सब बच्चों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और एक बार जल्दी से जुड़िएगा। उसके बाद जो आज की जो हमारी क्लास होगी भाई, ये वो क्लास है जो हर बार बच्चे एग्जाम से पहले मारामारी करते हैं कि भी वो क्वेश्चंस हमारे को मिल जाए, वो चीज हमारे को मिल जाए। तो मैंने अभी यही प्लान बनाया है कि भी अब की बार वो सेक्शन जो सबसे मुश्किल है और कहीं पर नहीं मिलता है आसानी से, तो उन क्वेश्चनों को हम इस बैच में पहली ही शुरुआत में ही कर लेंगे। दूसरी बात, इस बैच का नाम ये हरियाणा पुलिस के लिए स्पेशल क्लास है और हरियाणा पुलिस के लिए इस बैच का नाम, इस क्लास का नाम या आगे आने वाली जो 8 बजे जो वाली क्लास होगी स्पेशल हरियाणा पुलिस के लिए क्लास होगी और उस बैच का नाम रहेगा वर्दी बैच। वर्दी हमारे को पहननी है और ये आपका जुनून है और इसी जुनून में आपने जोश के साथ अपनी पढ़ाई करते हुए रहना है। और इस क्लास में हम कानून से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे, चाहे वो आपका पुलिस एक्ट की बात कर ली जाए या हरियाणा में पुलिस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनेंगे, सारे के सारे क्वेश्चनों को हम कवर अप करेंगे। नमस्कार भाई, नमस्कार। और एक बार क्लास को साथ के साथ में शेयर जरूर करते हुए चलिएगा। गुड इवनिंग भाई, अमित सहारन जी, मोहित, सचिन, इम्पार, रितु कुमारी, सभी को नमस्कार भाई, नमस्कार। चलते हैं भाई, अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। चलो भाई, नमस्कार। अब करें, एक बार ये बता दो कि आप तक वॉल्यूम वगैरह सब कुछ परफेक्ट है ना। उसके बाद अपनी क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। साथ के साथ में आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा और अगर आप नोट्स ना भी बना पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जो हम बोर्ड के ऊपर पढ़ाई करेंगे वो सेम टू सेम आपका पीडीएफ आपके ग्रुप में मिल जाएगा। हाँ भाई, मधुबन बिल्कुल सारे के सारे बच्चे ही चलेंगे भाई, क्यों चिंता करते हो। हाँ, डेली लेंगे बिल्कुल। रिंकू राणा जी, बीच में 1-2 दिन का तो गैप लेना भी पड़ता, क्योंकि जैसे हम चलेंगे फिर 1-2 दिन का गैप, फिर स्पीड से जोश के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, चलो भाई, देखिएगा आज की जो हमारी क्लास है ये हरियाणा पुलिस के लिए है, एचपी के लिए है, हरियाणा पुलिस के लिए। और इस क्लास में हम पढ़ाई करेंगे जो भी हमारा कानून है, कानून से संबंधित जितनी भी हमारी धाराएं हैं, जितनी भी हमारी धाराएं हैं, उन धाराओं के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। बस आपने साथ के साथ में आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा, अच्छा रहेगा अगर आप लिखेंगे। देखिएगा, सबसे पहले तो बच्चा हमें यही पता होना चाहिए कि जो ये कानून होता है, जो लॉ होता है, लॉ हम किस चीज को बोलते हैं? कानून। देखिएगा, कानून बेसिकली रूल को ही बोला जाता है। जो हमारे रूल्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कानून बोल देते हैं। अब बात यह है कि ये कानून बनाने की हमारे को जरूरत क्यों पड़ी, क्यों कानून बनाने की जरूरत पड़ी? अब देखिएगा, मान लेते हैं भाई एक आपका चौराहा है, ठीक है, ये आपका चौराहा है, इधर से भी आपकी गाड़ी आ रही है, इधर से भी आपकी गाड़ी आ रही है, उधर से भी आपकी गाड़ी आ रही है, इधर से भी आपकी गाड़ी आ रही है। भाई अब देखिएगा, चौराहे के ऊपर हर कोई ये कोशिश करेगा कि भी मैं भी यहां से निकल जाऊं, ये भी ये कोशिश करेगा मैं भी यहां से निकल जाऊं, ये कोशिश करेगा मैं भी, मतलब सब लोग अफरा तफरी मच जाएगी, सब लोग आगे जाने की कोशिश करेंगे। तो वो जो हफरा तफरी मचेगी, हफरा तफरी जो मचेगी, या फिर आप बोल सकते हैं जो भाई मिसमैनेज जो हो जाएगा, मिसमैनेज जो हो जाएगा, उस मिसमैनेज को मैनेज करने के लिए, उस मिसमैनेज को मैनेज करने के लिए जो हम रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं उसी को हम कानून बोलते हैं। मींस हमारा समाज एक मैनेज्ड वे में, एक व्यवस्थित वे में हम सब लोग अपना जीवन जी के, इसलिए कानून बनाए जाते हैं ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो, सबको बराबर की चीजें मिले और सबके साथ समानता का व्यवहार हो, इसलिए ये सारे के सारे चीजें कानून बनाए जाते हैं। चलो भाई, अब हम आगे बात करते हैं कि भी भारत में जो कानून बनाने का प्रोसेस है, भारत में, इंडिया में अगर मैं बात करूं, इंडिया में कानून, अगर इंडिया में कानून बनाने की प्रोसेस की बात करूं तो इंडिया में कानून किसके द्वारा बनाया जाता है? भाई इंडिया में कानून संसद के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? सब बच्चे बोलेंगे किसके द्वारा? संसद के द्वारा बनाया जाएगा। बिल्कुल आपको डिटेल में समझाऊंगा, बिल्कुल A to Z पॉइंट, मतलब कंसेप्ट जीरो से लेकर बिल्कुल हीरो तक, और सारे के सारे आपके इस क्लास में। देखो आपका इस क्लास में क्या क्या कवर होने वाला है, मतलब कि आगे 4-5 क्लास होगी। आईपीसी की सारी धाराएं, सीआरपीसी की धाराएं डिस्कशन होंगी। उसके बाद भाई आपका
सीपीसी आपका कवर होगा, एविडेंस एक्ट आपका कवर होगा। ठीक है, ये क्या चीजें होती हैं आज आपको क्लास में ही पता लग जाएगा। उसके बाद आपका पुलिस जो एक्ट है कि पुलिस काम कैसे करती है, पुलिस एक्ट है जो हमारा 1961 का। तो ये सारे के सारे जो कानून हैं ये हमारे इस क्लास में डिस्कशन हम करेंगे। देखो, संसद, संसद के द्वारा कानून बनाया जाता है। और संसद में भाई आपका कौन कौन होता है? संसद में आपको बता देता हूं, एक लोकसभा होती है, एक आपका राज्यसभा होती है, एक आपका प्रेसिडेंट होता है। भारत में कानून तभी बनेगा जब वो लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा पारित होने के बाद जब प्रेसिडेंट उसको पारित कर देगा, मतलब ये तीनों जब उसके ऊपर साइन कर देंगे तो वो भारत में कानून बन जाता है, बन जाता है। भाई चलते हैं मोहित रोहिला जी, हम पढ़ते रहेंगे, देख लेंगे जब तक आप लोग कहोगे हम लेते रहेंगे क्लास को। आज महिला सुपरवाइजर की भी क्लास है रात 10 बजे भी। तो संसद के द्वारा ये कानून बनाया जाता है। और अगर मैं संसद की बात करूं तो संसद का वर्णन अपने संविधान में आर्टिकल नंबर 71 में है, आर्टिकल नंबर 71 में है। अब बात करते हैं कि भी इन कानूनों की शुरुआत कहां से हुई, कानूनों की शुरुआत कहां से हुई। देखिएगा, कानून तो वैसे और भी बनते थे, लेकिन समाज में व्यवस्थित भाई क्राइम ना बढ़े और चीजों को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए सबसे पहले कभी ना कभी तो हमने चीजें स्टार्ट की होगी ना इंडिया में। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा 1834 में, अगर मैं इतिहास की बात करूं, 1834 में भारत में पहली बार, 1834 में भारत में पहली बार भाई लॉ कमीशन बनाया गया। पहली बार लॉ कमीशन आपका बनाया गया। ध्यान दीजिएगा, पहली बार आपका लॉ कमीशन बना, मतलब प्रथम लॉ आयोग आप बोल सकते हैं, प्रथम कानून आयोग आप बोल सकते हैं। और भारत का पहला लॉ कमीशन कब बना था? 1834 में। और इस कमीशन का मेन उद्देश्य यही था भाई, भारत में जो आपके कानून बनेंगे वो किस प्रकार से बनाए जाएं, किस प्रकार से हमारे आगे के रूल्स एंड रेगुलेशन बने, ताकि सोसाइटी हमारी आराम से या मैनेज्ड वे में हम रह सकें। तो लॉ कमीशन बना। और ये लॉ कमीशन का एग्जामिनर पूछता कि भी अध्यक्ष कौन था। प्रथम लॉ कमीशन का अध्यक्ष हमारा कौन था? प्रथम लॉ कमीशन का हमारा अध्यक्ष था लॉर्ड मैकाले। कौन था भाई? लॉर्ड मैकाले था हमारा। और एक एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो ये लॉ कमीशन जो बनाया गया किस कानून के तहत बनाया गया। एक एक बात को हम पढ़ेंगे, किस कानून के तहत भारत में, किस कानून के तहत भारत में पहली बार लॉ कमीशन का गठन हुआ। तो कानून का नाम था चार्टर एक्ट। भाई एक हमारा पहले से चार्टर एक्ट था 1833 का। तो जो ये 1833 का चार्टर एक्ट था, इसके तहत भारत में पहली बार लॉ कमीशन का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। और भाई लॉर्ड मैकाले ने सिफारिश दिया कि भी भारत में क्या होना चाहिए? एक पैनल कोड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक पैनल कोड आपका होना चाहिए। पैनल कोड का मतलब क्या है? सजा देने के लिए नियम होने चाहिए। क्या होना चाहिए भी? सजा देने के नियम होने चाहिए कि भी अगर कोई अपराध करेगा तो उसके लिए स्पेशल नियम बनाइएगा और एक व्यवस्थित रूप में नियम बनाइएगा, ताकि आपकी चीजें बिल्कुल सही रहे भी। हाँ भाई, ताकि आपकी चीजें बिल्कुल सही रहे। तो ध्यान दीजिएगा, पैनल कोड बनाने की सिफारिश किसने दी? लॉर्ड मैकाले ने। वही लॉ कमीशन, प्रथम लॉ कमीशन आयोग का अध्यक्ष था वो, ध्यान देना है। और ये कब बना था? 1834 में। दूसरी बात, अब हमारे सामने चार्टर एक्ट है 1833 का। इसके बारे में भी अभी हम देख लेते हैं कि जिसके तहत ये कमीशन बनाया गया, तो वो चार्टर एक्ट आपका क्या था। देखिएगा, अगर मैं उस चार्टर एक्ट की बात करूं जो 1833 में जो बनाया गया था, इसके अंदर क्या था? देखिएगा, इस चार्टर एक्ट के अंदर ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं अलग से मेंशन कर देता हूं। चार्टर एक्ट 1833 में क्या था भाई? देखो, एक तो चार्टर एक्ट 1833 में जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, गवर्नर जनरल जो होता था, अब बंगाल के गवर्नर जनरल की जगह वो क्या, कहां का गवर्नर जनरल बन गया? भारत का गवर्नर जनरल उसको कहा जाने लगा। ध्यान दीजिएगा भाई,
भारत में पहली बार 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब यहीं से आप देखिएगा तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो कौन था? वो कौन था भी? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक आपका कौन बना? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और बंगाल का गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन कहलाएगा? ये आपका बंगाल का भी अंतिम गवर्नर जनरल था। बंगाल का भी अंतिम गवर्नर जनरल आपका कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसी को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। दूसरी बात, और इस कानून के तहत क्या हुआ भाई, जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके जितने भी व्यापार अधिकार थे, व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। जैसे कि चाइना के साथ जो आपके व्यापारिक अधिकार थे वो आपके खत्म कर दीजिए, धीरे धीरे खत्म कर दिए गए। ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी व्यापारिक अधिकार थे वो आपके खत्म हो गए इसी कानून के तहत। और इसी कानून के तहत ही भारत में पहला लॉ कमीशन बना था। प्रथम लॉ कमीशन भी आपका इसी के तहत बना था। तो ये कुछ बातें थी जो हमारा 1833 के लॉ एक्ट में या चार्टर एक्ट में हमने डिस्कशन किया था। चलो भाई, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा आगे तरफ हम बढ़ेंगे। अब देखिएगा, ये जो बना था ये आपका 1834 में बना था। और अगर बात की जाए अभी तक या भारत में आजादी के बाद प्रथम लॉ कमीशन, आजादी के बाद प्रथम लॉ कमीशन, आजादी के बाद प्रथम लॉ कमीशन आपका कब बना? आजादी के बाद जो प्रथम लॉ कमीशन बना था वो बना था 1955 में। वो बना था 1955 में। और जब ये बना तो किसकी अध्यक्षता में बना था? अध्यक्ष थे MC शेतालवड। ठीक है, इसकी अध्यक्षता में आजादी के बाद प्रथम आपका लॉ कमीशन बनाया गया। और भाई ये वो व्यक्ति है जो भारत का प्रथम अटॉर्नी जनरल था, भारत का प्रथम महान्यायवादी। भारत का प्रथम महान्यायवादी का नाम अगर एग्जामिनर पूछे तो आपने बता देना है महान्यायवादी। तो कौन है भाई प्रथम महान्यायवादी? ये आपका MC था भाई, MC शेटालवाड। ठीक है, और भारतीय संविधान में महान्यायवादी संबंधी नियम आपके कहां पर दे रखे हैं? आर्टिकल नंबर 76 में। तो ये आपका आजादी के बाद की बात है। लेकिन अभी तक की अगर मैं बात करूं, वर्तमान में हमारा कौन सा लॉ कमीशन है? वर्तमान में हमारा 22वां लॉ कमीशन है भाई। वर्तमान में हमारा कौन सा है? 22वां लॉ कमीशन है, जिसका गठन 2018 के बाद किया गया था। मतलब 2020 में इसका गठन हुआ था, फरवरी में 2020 में। तो वर्तमान में आपका 22वां लॉ कमीशन चल रहा है। तो ये तो हमारा हुआ कि जो हमने कानून बनाए थे वो कानून किसकी सिफारिश पर बनाए गए? लॉ कमीशन की सिफारिश पर बनाए गए। अब हम बात करते हैं कि जो हमने कानून बनाया, कानून हमने कौन सा बनाया था भाई? आपका IPC, CRPC, CPC, इन कानून के बारे में। अब जो हमारा पहला था मैकाले ने कहा कि 2 प्रकार के कानून बनाइएगा, एक सिविल लॉ बनाइएगा, एक क्रिमिनल लॉ बनाइएगा। एक पेनल कोड भी होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में क्या अंतर होता है, एक एक चीज को बिल्कुल बारीकी से हम समझेंगे। एक आपका सिविल लॉ होता है, एक आपका क्रिमिनल लॉ होता है। इन दोनों कानूनों में क्या अंतर होता है? सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में क्या अंतर होता है भाई? ध्यान दीजिएगा, जो सिविल जो कानून बनाए जाते हैं ना, वो तो आपसी विवाद को निपटारे के लिए। अगर आपका कोई आपसी विवाद हो गया है, आपसी विवाद का निपटारा करने के लिए, आपसी विवाद का निपटारा करने के लिए भाई आपका कौन सा कानून बनाया जाएगा? सिविल लॉ बनाया जाएगा। और
क्रिमिनल लॉ किसके लिए होता है कि भी अगर आपने अपराध किया है, अपराध करने पर, अगर कोई भी आपने अपराध किया है, अपराध करने पर सजा देने के लिए जो कानून बनाया जाता है, सजा देने के लिए जो कानून बनाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिमिनल लॉ बोलते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? क्रिमिनल लॉ बोलेंगे। जैसे सिविल लॉ कहां यूज होता है भाई? जैसे आपका प्रॉपर्टी का विवाद है, मान लेते हैं आपका प्रॉपर्टी विवाद है दो भाइयों के बीच में, वंशानुगत प्रॉपर्टी, कि भी मेरा इतना हिस्सा आना चाहिए, मेरा इतना हिस्सा आना चाहिए, तो उस विवाद को सुलझाने, नहीं, अलग स्टेट वालों की अलग से नहीं होगी भाई, एक ही होगी प्रॉपर्टी विवाद को। या फिर जैसे आपका डाइवोर्स हो गया, डाइवोर्स अगर लेना है तो सिविल लॉ के अंतर्गत आपका होगा। और इधर आपका कौन सा है? जैसे कि भी आपने मर्डर किया है, जैसे आपने मर्डर किया है तो उसके लिए आपका क्रिमिनल लॉ होगा। भाई आपने चोरी किया है तो उसके लिए भी आपका कौन सा कानून होगा? क्रिमिनल लॉ होगा। हाँ भाई, बहुत बढ़िया। एक बार जल्दी से मुझे बता दो कि आपको समझ आ रही है ना बातें, फिर उसके बाद हम आगे मूव ऑन करेंगे। अब हम बात करते हैं सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ के बाद कि भाई जो हमारा सिविल लॉ है उसका नाम क्या है? सिविल लॉ का नाम है सीपीसी। सीपीसी सिविल लॉ का हमारा नाम है सीपीसी, और क्रिमिनल लॉ का नाम है हमारा कौन सा? सीआरपीसी। क्या नाम है? सीपीसी और सीआरपीसी। सीपीसी और आपका सीआरपीसी। अब हम आगे इन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि भी आपने कोई भी क्राइम किया, मान लेते हैं आपने कोई भी क्राइम किया है भाई, XYZ आपने मान लेते हैं भाई आपने मर्डर किया है, ठीक है। अगर आपने मर्डर किया है, ये क्राइम किया है, तो क्राइम में जो आपको सजा मिलेगी, क्राइम करने के बाद जो सजा मिलेगी वो किसके तहत मिलेगी? आईपीसी के तहत मिलेगी। आईपीसी के तहत, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन पेनल कोड। फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन पेनल कोड। और अगर जो आपने मर्डर किया है, क्राइम किया है, उसके लिए कोर्ट में किस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा? कोर्ट में या फिर आपको अरेस्ट करने के लिए, जो आपको प्रक्रिया अपनानी होगी, जैसे आपने जैसे ही क्राइम किया तो भाई पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी ना, तो गिरफ्तार करने के क्या क्या नियम होंगे, गिरफ्तार के बाद आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, उसमें और क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, वो सारी की सारी बातें आपकी कहां पर दे दिया है? सीआरपीसी में। सीआरपीसी में। सीआरपीसी का फुल फॉर्म क्या है? क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड। सीआरपीसी का मतलब क्या है भाई? क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड। एक बार मुझे जल्दी से ये बताओ भाई, समझ आ रहा है ना आपको? समझ आ रहा है ना सभी को? बिल्कुल हम आराम से चल रहे हैं क्योंकि अभी हमारा टाइम बाकी है, लेकिन 5, 6, 7 हमारी क्लासेज होंगी। इतने जबरदस्त वे में हम करेंगे कि भी आपके जो 8 या 10 नंबर अगर हरियाणा पुलिस में कानूनों से रिलेटेड अगर पूछ लिए ना, तो भाई आपका सिलेक्शन समझो कि पक्का है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भी बाकी जगह पर अगर आपने ये कानून संबंधी नहीं पढ़े तो वो सही कर पाएंगे, क्योंकि इसमें तो धारा 300 में मर्डर है तो मर्डर है भाई। थेफ्ट के लिए कोई धारा तो वही है, रटना पड़ेगा, चीजों को थोड़ा समझना पड़ेगा, बेसिक चीजें हमारे को क्लियर करनी पड़ेगी धाराओं को याद करने के लिए, राइट। तो अब देखिएगा कि भाई आईपीसी का मतलब क्या हुआ? आईपीसी में तो सजा दी जाती है। अगर चोरी की तो आपको इतनी सजा मिलेगी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने चोरी की तो 7 वर्ष की सजा मिलेगी। भाई आपने मर्डर किया तो भाई आपको आजीवन कारावास मिलेगा, आजीवन कारावास मिलेगा। तो ये सारी की सारी बातें आपकी कहां पर कहां पर बोल रखे हैं? ये आईपीसी में कि भी किस क्राइम की कितनी सजा है, किस क्राइम की कितनी सजा है, वो आपको कहां पर बता रखा है? आईपीसी में। और आपको सजा देने के लिए जिस प्रोसेस का यूज किया जाता है, जिस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, वो प्रक्रिया आपकी कहां डिफाइन है? सीआरपीसी में। वो प्रक्रिया आपकी कहां डिफाइन है? सीआरपीसी में।
अब हम आगे की तरफ चलते हैं कि जो आपका ये सीपीसी सीआरपीसी है, इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आपके पूछे गए, वो सारे के सारे क्वेश्चनों को हम कवर अप करेंगे। देखिएगा देखिएगा एग्जाम्स में हरियाणा पुलिस में पिछली बार क्या पूछा गया, बिल्कुल क्लियर कट बता रहा हूं आपको। और जिन बच्चों ने पढ़ लिया था उनका 1 नंबर 2 नंबर पक्के भी हो गए थे। तो आईपीसी एक क्वेश्चन सबसे पहले यही पूछा गया कि भी आईपीसी कानून कब बना, आईपीसी जो है ये कब बना, इनेक्टेड कब हुआ। देखो अगर बनने की बात पूछे, अगर कब इनेक्टेड हुआ तो आपने आंसर बताना है 6 अक्टूबर 1860 को। अब एग्जाम्स में क्या था, 1860 तो सबको पता था, सबको पता था भाई, लेकिन ये नहीं पता था कि डेट कौन सी थी। तो जबकि एग्जामिनर ने डेट को पूछ लिया था, तो ध्यान दीजिएगा डेट सब बच्चे लिखेंगे 6 अक्टूबर 1860 को हमारी आईपीसी बनी। और आईपीसी को लागू किया गया था, लागू करने की जो आपकी डेट है वो आपकी अलग है, ये थी 1 जनवरी 1862। 1 जनवरी 1862 को हमारी आईपीसी लागू हो गई थी। जबकि जो आपकी सीआरपीसी है, सीआरपीसी जो कानून है ये कब बना, सीआरपीसी कानून ये आपका बना 1973 में, 1973 में। लेकिन लागू ये कब हुआ, 1 अप्रैल 1974 को। तो ये जो डेट मैं आपको बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट ये डेट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट ये डेट है। और इस डेट को आपने ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। इस डेट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये डेट आपको बिल्कुल क्लियर कट आपको याद होनी चाहिए भाई, डेट आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, आईपीसी आपकी कब बनी, कब लागू हुई, सीआरपीसी कब बना और कब आपका लागू हुआ। अब हम बात करते हैं कि जो आईपीसी है इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं और कितनी धाराएं हैं। देखो आईपीसी की अगर मैं धाराओं की बात करूं तो जो हमारा आईपीसी है, आईपीसी में टोटल धाराएं, आईपीसी में टोटल धाराएं, आईपीसी में टोटल धाराएं 511 हैं। आईपीसी में टोटल धाराएं आपकी 511 हैं, जबकि सीआरपीसी में टोटल धाराएं 484 हैं। यहां पर धाराएं कितनी हैं, 484 हैं। और आईपीसी में अगर मैं अध्याय की बात करूं, टोटल अध्याय कितने हैं, टोटल आपके चैप्टर्स कितने हैं आईपीसी के चैप्टर्स, तो आईपीसी में आपके टोटल 23 चैप्टर्स हैं। जबकि जो आपकी सीआरपीसी है यहां पर आपके अध्याय, यहां पर आपके टोटल अध्याय आपके 37 है। बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने डाटा लिखा हुआ है, सब कुछ आपको याद हो जाना चाहिए। आईपीसी में 511 धाराएं हैं, सीआरपीसी में 484 धाराएं हैं। क्लियर भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे हैं। चलिएगा अब हम अगली स्लाइड के अभी हम ऊपर चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, 2 प्रकार के अपराध होते हैं। अपराध कितने प्रकार के होते हैं समझ लीजिएगा, आपको भी पता होना चाहिए। और ये क्लास जरूरी नहीं है कि एग्जाम में ही काम आए, वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि भी अपराध कितने प्रकार के होते हैं। आपने चोरी किया तो क्या सजा मिलेगी, चोरी किया तो पुलिस आपको पकड़ेगी नहीं पकड़ेगी, कब पुलिस आपको पकड़ नहीं सकती है, अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो पुलिस के पास क्या क्या पावर्स है ना। आप पार्क में बैठे हुए तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो वो सारी की सारी बातें मैं अभी आपको मतलब इन क्लासेस में मैं आपको समझाऊंगा। अब आपने देखा होगा ना, जहां भी जाते हो पुलिस दिखते आप भाग खड़े होते हो, है ना। तो वो सारी की सारी बातें समझाऊंगा कि पुलिस के पास क्या पावर है और आप लोगों के पास क्या पावर्स होती है। अपराध दिखेगा, अपराध आपके 2 प्रकार के होंगे भाई, अपराध आपके 2 प्रकार के होंगे। एक आपका होता है कोग्निजेबल अपराध, कोग्निजेबल अपराध, कोग्निजेबल अपराध भाई। एक आपका होता है नॉन कोग्निजेबल अपराध, नॉन कोग्निजेबल अपराध भाई। 2 प्रकार के अपराध होंगे, एक आपका कोग्निजेबल अपराध होगा और एक आपका नॉन कोग्निजेबल अपराध होगा। जो कोग्निजेबल अपराध होता है इसको हम हिंदी में
संज्ञेय अपराध बोलते हैं और इसको हम हिंदी में गैर संज्ञेय अपराध बोलते हैं। क्या बोलेंगे? गैर संज्ञेय अपराध हम इसको बोलेंगे भाई। अब कॉग्निजेबल जो ऑफेंस होता है वो कैसा ऑफेंस है भाई? ये वो ऑफेंस है जिसमें पुलिस बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है। ऐसा अपराध जिसमें पुलिस बिना कोर्ट वारंट के आपको गिरफ्तार हो सकता है। बिना कोर्ट वारंट के गिरफ्तारी इसमें हो सकती है। वो आपका अपराध कैसा होगा? कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल क्या होगा कि भी अरेस्ट करने के लिए कोर्ट वारंट की जरूरत होगी। क्या होगी? कोर्ट वारंट की जरूरत होगी, कोर्ट वारंट की नीड होगी भाई, राइट? कि भी कोर्ट के द्वारा आपको वारंट लेना पड़ेगा कि हम इस व्यक्ति को गिरफ्तार करें या ना करें। चलो बहुत बढ़िया पूनम पंवार जी, अगर आप पहले भागते तब तो पुलिस को ही पकड़ ले वहां जी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको इतना आपके अधिकारों का पता है कि आपको भागना नहीं है तो बहुत अच्छा है। अब देखो कॉग्निजेबल आपके ऑफेंस कौन से होते हैं भाई? ये होते हैं जो ज्यादा सीरियस जो होते हैं, ये वो अपराध होते हैं जो ज्यादा सीरियस हो, जैसे कि भी आपने मर्डर कर दिया है ना, ज्यादा सीरियस। और ये आपके वो अपराध होते हैं जो आपके कम सीरियस होते हैं। कम सीरियस जो आपके अपराध होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन कॉग्निजेबल बोलते हैं। और जो ज्यादा हीनियस क्राइम हो, जैसे कि रेप कर दिया आपने, मर्डर कर दिया है ना, किसी को गंभीर हथियारों के साथ आपने चोट पहुंचा दी, तो उन मामलों में पुलिस आपको बिना कोर्ट से वारंट लिए भी आपको क्या कर सकते हैं भाई? गिरफ्तार किया जा सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, जो भी आपका कॉग्निजेबल जो आपका ऑफेंस होगा, इसमें क्या होगा? जो एफआईआर दर्ज की जाएगी, एफआईआर जो यहां पर दर्ज की जाएगी, एफआईआर दर्ज भाई ध्यान दीजिएगा, एफआईआर दर्ज की जाएगी धारा 154 के तहत, धारा 154 के तहत। जबकि यहां पर एफआईआर दर्ज आपकी 155 के तहत भाई। ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे आपने किसी को थप्पड़ मारा, आपने किसी को घर में चोरी की, आपने किसी का मर्डर किया, तो आपके खिलाफ एफआईआर किस कानून के तहत, किस धारा के तहत भाई दर्ज की जाएगी? तो किस धारा के तहत दर्ज की जाएगी? 154 के तहत, है ना। अगर आपने कोई छोटा मोटा क्राइम किया जो हीनियस नहीं, जैसे ही कह दे उसने भी कोई फ्रॉड किया है, मतलब किया है या नहीं किया कुछ नहीं पता, लेकिन उसको गिरफ्तार करना जरूरी है, उससे पूछताछ करना जरूरी है, तो अब उसमें क्या होगा? कोर्ट का वारंट जरूरी होता है ना, जहां पर आपकी क्लियर चीजें नहीं होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने डाटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो आपको इसको ध्यान देना है कि भी किस में क्या चीजें दे रखी हैं, किस में क्या चीजें आपकी दे रखी हैं। तो इसको जो धारा नंबर आपकी क्या है, धारा नंबर 154 और धारा नंबर आपकी 155, ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि अपराध दो प्रकार के होते हैं। और ये धारा भी किसकी? सीआरपीसी की धारा होगी भाई। ये धारा सीआरपीसी की होगी, ना कि आईपीसी की। ये भी धारा किसकी होगी? सीआरपीसी की। तो अब एक बात सब मुझे लिखेगा कि जो आपके क्राइम होते हैं, मोस्टली क्राइम आपस में मारपीट के, थप्पड़ के, है ना, तो उनमें जो एफआईआर दर्ज होते हैं वो 154 के तहत होती है। सब बच्चे लिखेंगे, ये एग्जाम्स में पूछा जाता, बार बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट होता है, बार बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है भाई किसी भी प्रकार से। चलते हैं भाई अब नेक्स्ट। अब मान लो आपने क्राइम कर दिया, अब आपने क्या कर दिया? क्राइम किया है। अब क्राइम में आपको दोषी ठहराने के लिए भाई, आपको दोषी ठहराने के लिए कोर्ट में क्या पेश करने पड़ेंगे? सबूत पेश करने पड़ेंगे। कोर्ट में दोषी ठहराने के लिए आपको क्या पेश करने पड़ेंगे? सबूत पेश करने पड़ेंगे भाई।
अगर आपने सबूत पेश किए हैं तभी तो उसको दोषी ठहराया जाएगा। अगर आपने सबूत ही पेश नहीं किए तो आपको दोषी नहीं ठहराया जाएगा। तो सबूत किस प्रकार से, सबूत पेश करने की प्रक्रिया क्या होगी, ठीक है, किस प्रकार के सबूत आपके होने चाहिए जिसके बेसिस पर आपको सजा मिलेगी, किस प्रकार का सबूत आपका वैलिड होगा, इसके लिए भी एक आपका अलग कानून है भाई। इसके लिए भी एक आपका अलग कानून है कि कोर्ट में जो सबूत पेश किए जाते हैं उन सबूतों का आधार क्या होना चाहिए, उनका तरीका क्या होना चाहिए। तो उसके लिए कानून बनाया गया, उस कानून का नाम है एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट भाई। और ये जो एविडेंस एक्ट है, एविडेंस एक्ट ये आपका कब बना था? 15 मार्च 1872 को बना था। 15 मार्च 1872 को यह कानून बना था। ध्यान दीजिएगा, फिर ये मत कहना कि गुरुजी एग्जाम में डेट पूछ लिया, ये पूछ लिया। मैं बता रहा हूं, अगर आपने ये क्लासेस ले लिया ना तो कानून से रिलेटेड आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, ये मेरा वायदा है आप लोगों से। क्योंकि मैंने देखा ग्राम सचिव में पंचायती राज से रिलेटेड धाराएं पूछ लिया गया, पिछले एग्जाम्स में भी ऐसा ही हुआ कि भी डेट पूछ लिया गया। तो हो सकता है सेक्शंस पूछ ले भाई, डिफरेंस पूछ ले कानूनों के बारे में। तो हर एक चीज मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि ये अपना ही फील्ड है, कानून का जो फील्ड है वो भाई अपना ही फील्ड है। तो आसानी से हम इसके ऊपर 5, 7, 8 क्लासेज आराम से ले सकते हैं। तो 15 मार्च को यह कानून बना था। और अगर इसके लागू होने की बात की जाए कि भी ये कानून लागू कब हुआ, ये कानून आपका लागू कब हुआ, तो एविडेंस एक्ट आपका लागू हुआ 1 सितंबर 1872 को। भाई डेट को याद कीजिएगा, सब बच्चे मेंशन करेंगे, सब बच्चे इसमें मेंशन करेंगे भाई, कमेंट में मेंशन करेंगे। चलो भाई, अब एग्जामिनर पूछ सकता है कि भी एविडेंस एक्ट में कितनी धाराएं हैं, एविडेंस एक्ट में कितनी धाराएं हैं। एविडेंस एक्ट की धारा पूछ ले तो आपने बता देना है टोटल 167 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? टोटल 167 धाराएं हैं। जबकि यहां पर जो चैप्टर्स हैं, अध्याय हैं, वो कितने हैं? 11 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं भाई? 11 एक प्रकार से ग्रुप आप बोल सकते हैं। और ग्रुप के अंदर आपके क्या होते हैं, जैसे अपने संविधान में हमारे अनुच्छेद होते हैं ना। एक बात और समझिएगा, आपको यह भी कंफ्यूजन होगा कि भी अनुच्छेद और धारा में क्या अंतर होता है। अनुच्छेद आपके संविधान में होते हैं, जबकि धाराएं आपकी आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, यहां पर आपकी धाराएं होती हैं। आईपीसी का अनुच्छेद नहीं होता और संविधान की धारा नहीं होती है। संविधान में अनुच्छेद होते हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस और पुलिस एक्ट, इनमें आपकी धाराएं होती हैं। तो एक बार मुझे जल्दी से बताओ, अगर आपने कोर्ट में सबूत पेश करने हैं, किस टाइप के सबूत पेश करोगे, कैसे कैसे वो आपके सबूत होने चाहिए। तो उन सबूतों के लिए कौन सा कानून भारत में बना है? सबूत पेश करने के लिए एविडेंस एक्ट बना है भाई। सबूत पेश करने के लिए एविडेंस एक्ट बना है। एक बार मुझे जल्दी से बता दो, क्या आपको चीजें क्लियर होगी। अब हम डिस्कशन करेंगे कि भी पुलिस के पास स्पेशल पावर होती है। जो पुलिस के पास पावर होती है, पुलिस जो हम लोगों को गिरफ्तार करती है, तो वो कौन सा कानून है? पुलिस के पास जो पावर है, पुलिस एक्ट आपका कब बना था? 1961 में। अब देखो, पुलिस एक्ट बना आपका 1961 में। और आपकी धाराएं इसमें टोटल कितने हैं? टोटल इसमें कितने सेक्शन हैं? टोटल इसमें कितने धाराएं हैं? तो भाई पुलिस एक्ट में आपकी 47 धाराएं हैं। मीन्स पुलिस के पास क्या क्या पावर्स होगी, कब गिरफ्तार करेंगे, कब नहीं करेंगे, पुलिस की क्या क्या लिमिटेशंस होंगी, ठीक है, वो सारी की सारी बातें यहां पर दे रखे। इनको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आपने यहां पर इनको पढ़ लिया ना, तो जब दौरान पर होंगे ना, वहां पर भी आपको यहीं से मदद मिलेगी। सारी की सारी चीजें यहीं पर मैं आपको बता दूंगा, चिंता ना कीजिएगा। चलो, अब हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि भी आपके आईपीसी क्या होता है, एविडेंस एक्ट क्या होता है, सीआरपीसी क्या होता है। एक आपका एक और बच गया जो आपका है सीपीसी भी, एक और आपका बचता है सीपीसी। फिर उसके बाद हम धाराओं के बारे में पढ़ेंगे, आईपीसी की धाराओं के बारे में। देखिएगा, सीपीसी आपका बना था 1908 में। इसका फुल फॉर्म क्या है? सिविल
प्रोसीजर कोड भाई, सिविल प्रोसीजर कोड। सिविल प्रोसीजर कोड का मतलब क्या है? सिविल केसेस की सुनवाई के लिए, सिविल केस की सुनवाई के लिए आपके लिए कौन सा कानून है? सिविल केस की सुनवाई के लिए आपके लिए कानून है सीपीसी। और क्रिमिनल केस के लिए मैंने अभी आपको बताया था, क्रिमिनल केस की अगर आपको सुनवाई करनी है तो आपके पास कौन सा कानून है? सीआरपीसी। और अगर आपको सजा देनी है तो सजा देने के लिए आपके पास कौन सा कानून है? आईपीसी। अगर आपने सबूत पेश करने हैं तो सबूत के लिए अभी मैंने आपको बता दिया हमारे पास कौन सा कानून है? एविडेंस, एविडेंस एक्ट भाई। तो ये सारे के सारे आपके कानून हैं सिविल केस। जैसे कि भी डाइवोर्स आपका कैसे होगा, क्या क्या उसके अंदर कंडीशंस होनी चाहिए डाइवोर्स होने के लिए, तो ये सब बातें, और उसके अंदर क्या आपका प्रोसेस अपनाया जाएगा। डाइवोर्स कैसे नहीं होगा, डाइवोर्स में जो सिविल केस है क्या प्रोसेस आपका अपनाया जाएगा, वो आपका सीपीसी में आपका दे रखा है। देखिएगा सीपीसी अगर कानून की बात की जाए तो ये कानून बना था 21 मार्च 1908 को। 21 मार्च 1908 को ये आपका कानून बना भाई। 21 मार्च 1908 को ये आपका कानून बना। और अगर मैं लागू की बात करूं तो ये कानून आपका लागू कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1909 को ये आपका कानून लागू हो गया था। 1 जनवरी 1909 को ये आपका कानून लागू हो गया था। अब ये डेट आप याद कर लीजिएगा भाई, अभी बहुत दिन बाकी हैं, बहुत दिन आपके बाकी हैं। तो इस जो आईपीसी ये है सीपीसी, इसमें टोटल धाराएं कितनी हैं? धाराएं, इसमें धाराएं हैं 158, 158 इसमें धाराएं हैं। और इसमें ऑर्डर्स भी हैं भाई, ऑर्डर्स 51 इसमें ऑर्डर्स हैं। तो ये भी आपने याद रखना है भाई। टोटल धाराएं 158 है सीपीसी में और ऑर्डर्स कितने हैं? 51। बस आपका कचरा जो दिमाग खाने वाला था वो आपका अब हुआ खत्म। अब आपको मैं समराइज कर देता हूं पूरी की पूरी क्लास को, उसके बाद हम धाराएं पढ़ेंगे किस में क्या अपराध में कितनी सजा मिलती है। ध्यान दीजिएगा, अगर क्राइम किया है, क्राइम के लिए अगर आपने प्रक्रिया, किस प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा, तो वो आपके सीआरपीसी में। अगर आपने भाई क्राइम नहीं किया है, कोई भी आपका आपसी विवाद है, कोई भी अगर आपका आपसी विवाद है, आपसी विवाद के लिए आपका भाई कौन सा कानून है? सीपीसी। अगर आपने क्राइम किया है तो क्राइम के लिए जो सजा दी जाएगी वो आईपीसी में। सबूत पेश किए जाएंगे वो आपका एविडेंस में। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इस स्लाइड के बाद। सबूत पेश किए जाएंगे वो आपका कहां पर? एविडेंस एक्ट के तहत। तो ये सब चीजें हमारे हैं। पुलिस के पास पावर जो होगी, पुलिस पावर, ठीक है, वो आपका पुलिस एक्ट में भी। पुलिस जो आपकी पावर है, पुलिस जो आपकी पावर है वो आपका कहां पर? 1961 का जो कानून है पुलिस के लिए, उसमें आपकी पुलिस की पावर्स दे रखे हैं। अब हम इनको पढ़ेंगे कि आईपीसी में प्रथम धारा में क्या है, सेकंड में क्या है, वो सारी की सारी बातें, सारी की सारी चीजों को अभी हम डिस्कशन करेंगे पुलिस वाले में भी। ठीक है, देखिएगा भाई, हेडिंग बना लीजिएगा आईपीसी, हेडिंग बनाइएगा आईपीसी की प्रमुख धाराएं, आईपीसी की प्रमुख धाराएं, आईपीसी की प्रमुख धाराएं भाई। आईपीसी की प्रमुख धाराएं आपकी कौन कौन सी हैं? देखो भाई, टोटल धारा तो मैंने अभी आपको बता ही दिया था कि भी आईपीसी में टोटल धारा की अगर बात की जाए तो 511 है, 511 है। अब हम बात करेंगे पहली धारा, धारा नंबर 1, आईपीसी की धारा नंबर 1। देखो आईपीसी की जो धारा नंबर 1 है तो उसमें तो यही दे रखा है कि जो हमारा आईपीसी जो ये कानून है, इंडियन पेनल कोड, आपका कहां कहां लागू होगा। इसमें क्या बताया कि भी आईपीसी आपका कहां कहां लागू होगा, कहां कहां लागू होगा। तो इसमें यह कह दिया कि भी ये पूरे भारत में लागू होगा, जो ये कोड होगा पूरे भारत में लागू होगा, एक्सेप्ट आपका जम्मू एंड कश्मीर, एक्सेप्ट आपका जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के आईपीसी पूरे भारत में लागू होगी, पूरे भारत में लागू होगी। उसके बाद है बेटा धारा नंबर 2,
धारा नंबर 2, सारी धाराएं नहीं करवाऊंगा लेकिन जो आपके इंपॉर्टेंट धाराएं हैं वो जरूर करवाऊंगा। धारा नंबर 2, धारा नंबर 2 में ये है कि भाई अगर भारत में किए गए अपराधों के लिए जो दंड है वो आपका कहां से मिलेगा? आईपीसी के तहत। दिखेगा भारत में किए गए अपराध की सजा, किए गए अपराध की सजा, अपराध की सजा आपको किसके तहत मिलेगी? आईपीसी के तहत। मतलब ये बोल दिया कि भी अगर कोई क्राइम भारत में होगा, भारत की भूमि पर अगर कोई क्राइम होगा तो उसकी सजा आईपीसी के तहत ही दी जाएगी। जैसे कि मैं एग्जांपल बताऊं, मान लेते हैं कोई भाई अमेरिका से आया है ना, अमेरिका से डेविड नाम का कोई व्यक्ति आया और वो डेविड नाम का व्यक्ति आने पर इंडिया में आके मान लो लड़कियों की तरफ ऐसे घूर के वो देख रहा है, हाँ भाई हेलो कैसे हो। अब हो सकता है अमेरिका में तो ये सब चीजें नॉर्मल हो, है ना, हाय हेलो कैसे हो, है ना, मतलब कि लेकिन अगर इंडिया में तो ये कानून है कि भाई अगर आप लड़की की तरफ घूर के देखोगे तो आपको पकड़ लिया जाएगा, दबोच लिया जाएगा और आपकी सजा भी हो जाएगी। लेकिन हो सकता है वो कानून अमेरिका में ना हो। तो डेविड जो इंडिया में आने के बाद लड़की की तरफ अगर घूर के उसने देखा, बेशक से उसके देश में वो अपराध नहीं है, लेकिन इंडिया की भूमि पर अगर उसने घूर के देखा तो उसको भाई सजा मिलेगी। उसको क्या मिलेगी? 354A के तहत उसको क्या मिल जाएगी? सजा मिल जाएगी, है ना। तो उसके ऊपर हमारा आईपीसी 354 के तहत उसको क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। मतलब भारत की भूमि पर कोई भी व्यक्ति आके अपराध करेगा, इवन अगर आप हमारे यहां पर जो भगवान के दूत होते हैं ना, ये बोलते हैं भाई मैं तो सीधा ऊपर से आया हूं। जैसे कि पिताजी को आप सब लोग जानते हो ना, हरियाणा में पिताजी के नाम से कौन फेमस है? जल्दी से बताइएगा। तो हरियाणा में जो आपका तो नहीं, मतलब कि जो एक मन था पिताजी के नाम से, वो अपने आप को मैसेंजर ऑफ गॉड बोलता था कि मैं तो भगवान का दूत हूं भाई, है ना। और मेरे द्वारा किया गया कोई भी काम भगवान के द्वारा किया गया काम माना जाता है, ऐसा वो लोगों को समझाता था। अगर उसने ऐसे हाथ कर दिया तो उसका कहने का मतलब ये होता था कि यह हाथ मैंने नहीं किया, ये तो भगवान ने ही किया है ना। आशीर्वाद जो देता था कि भगवान ऊपर से दे रहा, मैं तो एक उसका मतलब कि एक मैसेंजर हूं, ठीक है। तो जो वो पिताजी था राम रहीम जो था, उसने यहां पर क्राइम किया, रेप किया, उसको भी कहां सजा मिली है, राइट। तो चाहे कोई भी है, तो भाई चाहे कोई भी अगर इंडिया की धरती पर अगर आप क्राइम करोगे तो आपको सजा मिलेगी। दिखेगा, मजा आएगा आपको इन धाराओं में पढ़ने पर। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि भी किस क्राइम के लिए कितनी सजा। धीरे धीरे हर बात को पकड़ेंगे, हर बात को समझेंगे। मान लो आप कहीं पर घूमने के लिए गए हुए हो, है ना, होटल्स में गए हो, गोवा में गए हुए हो घूमने के लिए, है ना, वहां पर भाई रात के समय पे आप घूम रहे हो तो पुलिस आके आपको पकड़ेगी। तो वो पुलिस पकड़ सकती है या नहीं पकड़ सकती, पुलिस पकड़ सकती है या नहीं पकड़ सकती, वो सब बातें मैं आपको यहां पर इन क्लासेस में बताऊंगा। तो ये वैसे भी जनरल नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है भाई समझना। तो धारा नंबर जो आपकी 3 है, हाँ भाई, धारा नंबर जो आपकी 3 है भाई, उसको आप समझिएगा ध्यान से भाई। धारा नंबर 3, धारा में यह कहा गया है अगर कोई भारतीय, अगर कोई भारत का नागरिक, अगर भारत का नागरिक, अगर भारत का नागरिक, अगर भारत का नागरिक कहीं विदेश में जाकर, कहीं विदेश में जाकर, विदेश में जाकर क्राइम करेगा, क्राइम करेगा, तो उसको सजा किसके तहत मिलेगी? तो उसको सजा आईपीसी के तहत मिलेगी भाई। ध्यान देना है, अगर भारतवासी बाहर जाके अगर कोई भी क्राइम करेगा, बाहर जाके अगर कोई भी क्राइम करेगा भारत का नागरिक, तो उसको भी इसी कानून के तहत सजा दी जाएगी, उसको भी इसी कानून के तहत सजा दी जाएगी, बेशक से वो वहां पर अपराध ना हो। जैसे कि भी मान लो इंडिया से कोई रामफल नाम का व्यक्ति है भाई, है ना, रामफल नाम का व्यक्ति है इंडिया से, ठीक है, और भाई ये कहां गया? ये मान लो चला गया ऑस्ट्रेलिया में। कहां चला गया? ऑस्ट्रेलिया में चला गया। अब हमारे इंडिया में कानून है
कि भी अगर आप किसी को एक थप्पड़ मारोगे तो भाई आपके खिलाफ केस दर्ज हो जाएगा। थप्पड़ मारने पर आपके खिलाफ क्या दर्ज हो जाएगा? केस दर्ज हो जाएगा, मान लेते हैं। हो सकता है किसी ऑस्ट्रेलिया देश में कि भी अगर आप नॉर्मली कोई भी थप्पड़ मारते हो तो थप्पड़ मारना हो सकता है वहां पर क्या ना हो, अपराध ना हो। तो ऐसा नहीं है कि वो कहेगा कि मैंने तो ऑस्ट्रेलिया में थप्पड़ मारना, वहां पर तो ये अपराध ही नहीं है। वो अपराध माना जाएगा क्योंकि आप नागरिक कहां के हो? इंडिया के नागरिक हो। हाँ भाई, चलिएगा आगे तरफ हम बढ़ते हैं, आगे तरफ हम बढ़िएगा। हाँ भाई, हो सकता है किसी को परेशानी हो, तो परेशानी होने से कुछ नहीं होगा, जो बातें हैं वो तो होगी। तो धारा नंबर 3 आप समझ गए, अगर कोई इंडिया का नागरिक बाहर जाके अगर क्राइम करेगा तो भाई उसको क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। हाँ भाई, सजा मिलेगी। कोई नहीं, ऐसे ऐसे भगत आपको मिलेंगे, कोई बात नहीं है भाई। किसी की भावना को अगर ठेस पहुंचे हो तो ये समझाने के लिए एग्जाम्पल है। कोई ऐसा नहीं है कि भी हमारी कोई विशेष दुश्मनी है। कोई किसी को फॉलो करता, कोई किसी को फॉलो करता है। तो किसी की भावना को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। लेकिन यहां पर जो एग्जाम्पल इसलिए दिया गया है क्योंकि चीज सच्चाई है, वो चीज फैक्ट है। ठीक है, वो सब हम माने या ना माने, डेट्स डिपेंड ऑन योर मेंटल लेवल या फिर आपके सोचने की शक्ति के ऊपर डिपेंड करेगा। चलो भाई, चलते हैं भाई आगे। धारा नंबर 10, धारा नंबर 10 में आपका क्या दे दिया? धारा में ये कह रखा कि जो कानून में हम पुरुष बोलेंगे, पुरुष और स्त्री को डिफाइन कर रखा है। पुरुष और स्त्री की परिभाषा दे रखी है कि पुरुष का मतलब क्या है। देखिएगा, पुरुष का मतलब है कोई भी आपका किसी भी आयु का पुरुष, किसी भी आयु का पुरुष भाई, किसी भी आयु का होना चाहिए। और महिला भी जो स्त्री है वो किसी भी आयु की महिला को हम क्या मानेंगे? किसी भी आयु की, किसी भी आयु किसी भी आयु की जो आपकी महिला होगी उसको हम क्या बोलेंगे? किसी भी आयु की महिला को हम स्त्री बोलेंगे और किसी भी आयु के पुरुष को हम पुरुष बोलेंगे। हाँ भाई, चलते हैं आगे। अरे कोई दिक्कत ही नहीं, कई बार आदमी इमोशनल हो जाता है, उनकी नजर में ऐसा होता है कि सामने वाला सही है। हो सकता है क्योंकि कोई भी एक चीज किसी के लिए सही, किसी के लिए गलत हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राम रहीम मतलब कि भी बहुत सही थे या बहुत गलत थे, लेकिन दुनिया के सामने जो फैक्ट है उसका एक एग्जाम्पल है और वो क्लियर कट एग्जाम्पल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे। धारा नंबर 10 हमारा हो गया है। अब हम डिस्कशन करेंगे धारा नंबर 17 में। धारा नंबर 17 में क्या दे रखा है कि धारा नंबर 17 में जो हमारी सरकार है, सरकार की परिभाषा दे रखी है कि जब भी हम कानूनों में सरकार शब्द का यूज करेंगे, सरकार का मतलब क्या है? तो भाई सरकार का मतलब यहां पर क्या है? सरकार का मतलब यहां पर है भाई केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मानी जाएंगे भाई। केंद्र सरकार और आपकी राज्य सरकार आपकी दोनों मानी जाएंगी। केंद्र सरकार और आपकी राज्य सरकारें दोनों मानी जाएंगी। चलो भाई, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का मतलब ही हमारा आईपीसी में क्या होगा भाई? आपका सरकार होगा। अब है बात धारा नंबर 21। धारा नंबर 21 में क्या दे रखा है कि भी जहां पर भी हम सरकारी नौकर की जो हम बात करते हैं, पब्लिक सर्वेंट कौन होगा? पब्लिक सर्वेंट, देखो जब भी हम कानून की बात करेंगे तो यहां पर हमारी ये बातें होंगी कि भी पब्लिक सर्वेंट, तो पब्लिक सर्वेंट आपका कौन होगा उसकी परिभाषा दे रखे। तो एक प्रकार से आप ये बोल सकते हैं जो सरकार के तहत नौकरी करते हैं, सरकार के तहत, चाहे वो केंद्र सरकार के तहत चाहे वो राज्य सरकार के तहत, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? पब्लिक सर्वेंट बोलेंगे। उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? पब्लिक सर्वेंट बोलेंगे भाई। पब्लिक सर्वेंट, सब पब्लिक सर्वेंट बोलेंगे भाई। पब्लिक आपका सर्वेंट बोलेंगे। धारा नंबर 10, धारा नंबर 10 में तो यही बोला भाई पुरुष कौन होगा? पुरुष जो मर्द होते हैं किसी भी आयु का हो, चाहे वो 5 साल का हो चाहे 20 साल का, वो पुरुष की कैटेगरी में आएगा। कोई भी महिला ये नहीं है 90 साल के तो ये बूढ़ी में आ जाएगी, या भाई कोई बच्चा है तो बच्चे में आ जाएगा। नहीं, सबको स्त्री के नाम से ही समझा जाएगा आईपीसी में भी। उसके बाद है धारा नंबर 24।
धारा नंबर 24, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, शुरुआती धारा ज्यादा है क्योंकि ये वर्ड बार बार होंगे। धारा नंबर जो आपकी 24 है, 24 में डिफाइन कर रखा है बेईमानी को। बेईमानी कि डिसहोनेस्ट क्या होगा, डिसहोनेस्ट कि भी बेईमानी से ये काम किया है इसलिए उसको सजा मिलेगी। तो बेईमानी की परिभाषा दे रखी है आपकी धारा नंबर 24 में। देखो बेईमानी का मतलब क्या होता है कि भी दूसरे को लाभ पहुंचाने के लिए, एक को लाभ पहुंचाने के लिए दूसरे की हानि करना, एक को लाभ पहुंचाने के लिए, एक को लाभ पहुंचाने के लिए, लाभ पहुंचाने के लिए, पहुंचाने के लिए, पहुंचाने के लिए क्या करना भाई, दूसरे की हानि करना, दूसरे की क्या करना, दूसरे की हानि करना, दूसरे की हानि करना। ये आपका क्या है, एक प्रकार से बेईमानी करना होता है कि भी एक को लाभ। बहुत बढ़िया भी सुखदेव सिंह जी, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि हमारी लड़ाई तो किससे है, तूफानों से है। नहीं प्रीत पुनिया जी, ज्यादा याद नहीं करनी पड़ेंगे, अभी शुरुआती में आपको लग रहा, आगे तो ऐसी ऐसी धाराएं आएंगी आप खुद ब खुद याद करोगे, आपको याद ही हो जाएंगे, आपको पता लगेगा अरे भाई चोरी करेंगे ऐसे करेंगे, या फिर भाई अगर हम इस प्रकार से ये क्राइम किया, मर्डर अगर इस प्रकार से हुआ है या डायरेक्ट हुआ है, पिस्टल से मर्डर हुआ है, तो आपको सारी की सारी चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। धारा नंबर 24 में क्या है, डिसऑनेस्ट को आपको बताया गया है। उसके बाद है भाई धारा नंबर 26, धारा नंबर 26। अब अगर आपको पास होना है तो भाई ये चीज याद आपको करना ही पड़ेगा। धारा नंबर 26 में क्या दे दिया, रीजन टू बिलीव। ठीक है, रीजन टू बिलीव मतलब कि विश्वास करने का कारण, विश्वास का कारण ये आपका डिफाइन कर रखा है। देखिएगा इसका मतलब ये हुआ, रीजन टू बिलीव का मतलब इसकी आपको परिभाषा दे रखी है कहां पर भाई, धारा नंबर 26। देखो आप कहते हैं ना कि भी मुझे ऐसा लगता, मुझे ये विश्वास है कि इसने ये काम किया होगा। मान लेते हैं अब एक घर है, एक घर है, ठीक है, घर में आपका कंप्यूटर रखा हुआ है, घर में आपका कंप्यूटर रखा हुआ है। अब रात 12 बजे, रात मान लो रात को किसी भी टाइम पर, ठीक है, एक व्यक्ति जाता है यहां पर, ठीक है, और वो वापिस आ जाता है। ठीक है, अब ये नहीं पता कि भी उसने जैसे कोई कंबल वगैरह ओढ़ रखा है, अब किसी को ये नहीं देखा कि वो क्या लेके आ, बस ये देखा एक व्यक्ति गया था और वो व्यक्ति आया था, इस घर में कोई था भी नहीं। अगले दिन इस घर से कंप्यूटर चोरी हुई मिला, तो क्या हम कह सकते हैं ना कि रीजन टू बिलीव है भाई, इस आदमी ने चोरी किया होगा क्योंकि रात को ये वहां पर गया था, उससे पहले और उसके बाद में कोई व्यक्ति ही नहीं गया, इसने ये चोरी किया है, ये रीजन टू बिलीव है। सरकार ने कहा इस प्रकार से आप कर सकते हैं कि रीजन है, ये बात मानने, हाँ इसने अपराध किया होगा। भाई आप उस चीज को अपराध नहीं बोल सकते। मान लो कोई व्यक्ति रात को यहां पर कंप्यूटर रखा हुआ है, ठीक है, और एक व्यक्ति, ये तो किसी को दिखाई नहीं दिया, एक व्यक्ति रात को 1 बजे वैसे ही यहां से गुजरा था, इस गली में से गुजरा था, और हमने सजा मतलब उसके ऊपर कंप्लेंट कर दिया कि इस आदमी ने कंप्यूटर को चुराया होगा क्योंकि ये इस गली में से गुजरा है। भाई गली में से गुजरा है इसका मतलब ये नहीं कि वो रीजन टू बिलीव है। आपने क्राइम किया है या नहीं किया, उसके लिए सही सॉलिड आपका रीजन होना चाहिए। रीजन ऐसा हो जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके, रीजन कैसा हो जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके, तभी वो चीज आईपीसी में आपकी काउंट होगी। तो एक बार मुझे जल्दी से बताओ आज की आपकी क्लास कैसी रही। कल हम धीरे धीरे और भी धाराओं को पढ़ेंगे। हाँ भाई, और भी धाराओं को पढ़ेंगे। एक बार जल्दी से बता दो आज की आपकी क्लास कैसी रही, और इस क्लास को जितना हो सके ना सब हरियाणा पुलिस के बच्चों तक फैला दो, क्योंकि ये वो क्लास है जो आपका सेक्शन सिलेक्शन जो आपका दिलवाएगी। अगर ये अगली 7 से 8 क्लास आपने ले लिया तो जो पेपर से 5 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले जो आपको हड़बड़ाहट जो पैदा होती है वो हड़बड़ाहट आपकी नहीं होगी। दूसरी बात, महिला सुपरवाइजर के लिए अभी रात 10 बजे एक और क्लास होगी अपने ही चैनल पर, जिसको महिला सुपरवाइजर का पेपर देना है। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो आपका आता है वो क्वेश्चंस हम वहां पर डिस्कशन करेंगे। तो बच्चा आज के लिए इतना ही है, पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। अब हमारी क्लासेस इस हफ्ते में कंटिन्यू रहेंगी, हमारे कानून से संबंधित धाराओं को हम डिस्कशन करेंगे। तो जल्दी से एक बार बताइएगा और नारा लगाइएगा, पढ़ते रहो बढ़ते रहो। पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा भाई, पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा भाई, चिंता ना कीजिएगा।
महिला सुपरवाइजर का टाइम रहेगा 10 बजे और इस क्लास का डेली आपका 10 बजे। ठीक है, एक्सप्लेन कर देंगे, भी चिंता ना करो। 8 बजे रहेगी कल।